आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो रंजित सर का जो बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जीके जीएस का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। तो सारनाथ स्तंभ में कुल 4 जानवर का उल्लेख किया गया है, जिसमें से हाथी है, हाथी है, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, सिंह है। हाथी है, घोड़ा है, बैल है, सिंह है, जिसमें से हिरन नहीं है और नहीं ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जो थे यह सीडी देशमुख थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीडी देशमुख। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की। तो एटीएम की शुरुआत किस बैंक ने की। तो HSBC बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था। तो 1987 ईस्वी में किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो यह किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो 11वीं लोकसभा के लिए, 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को छीना था। तो यह था हरिहर द्वितीय। कौन था। हरिहर द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य किस राजवंश का शासन था। विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था। तो इस पर तुलुव वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो 1565 ईस्वी में हुआ था। तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। और तुलुव वंश जो था यह विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था। तुलुव वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कराया जो डैश में स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है। तो यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और इस मंदिर के निर्माण जो है कर्नाटक के हम्पी में किया गया है। कब किया गया था। तो कृष्णदेव राय के द्वारा 1513 ईस्वी में किया गया कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था। तो पहला अरब देश जो था यह मिस्र था। कौन सा था। पहला अरब देश मिस्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बुक में आंसर गलती भी दिया गया है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियों ने संयुक्त रूप से रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर जो है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने किया है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन भी किया है और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने किया है। ये तीनों ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है असहयोग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था। तो यह किया था 1940 ईस्वी में स्वीकार किया था। तो 1940 नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो यह था सी राजगोपालाचारी। कौन था। सी राजगोपालाचारी था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात यानी बाद में किस राज्य में बनी थी? तो केरल राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किस राज्य में? केरल राज्य में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं दिया गया था तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था? तो सती प्रथा के विरोध में यह जो है राजा राम मोहन राय ने विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था। तो सती प्रथा का विरोध किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? ये भी बुक इम्पोर्टेंट है। यह लिखा था C.R. दास ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, C.R. दास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था, यह किया था महादेवलाल सर्राफ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महादेवलाल सर्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घाटे में से कौन से दोहरे घाटे की स्थिति संबंधित है? तो यह राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा ये दोनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा और तटरेखा में परिवर्तन हो जाएगा। ये तीनों सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसमें कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो वे वन है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पड़ता है? यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में पड़ता है मैंग्रोव वन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो यह है साइबेरिया का टैगा वन। कौन सा है? साइबेरिया का टैगा वन। टैगा वन का अर्थ क्या होता है? शंकुधारी वन। शंकुधारी वन इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं टैगा वन में, ऐसे रहता है वृक्ष। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन के वृक्ष। कहाँ के वृक्ष? तो पर्णपाती वन के वृक्ष। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इस वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सागवान पाए जाते हैं, शीशम पाए जाते हैं और साल पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बृहत हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है। और यहीं पे भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो यह है मारवाड़ का क्षेत्र। मारवाड़ का क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। मारवाड़ का क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर कौन कौन जगह आते हैं? तो बाड़मेर आते हैं, नागौर आते हैं, जोधपुर आते हैं, पाली आते हैं, जालोर आते हैं तथा ढूंढार, ये सभी जिले आते हैं मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अराकानयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है, तो यह म्यांमार में स्थित है। इसका थोड़ा सा भाग अरुणाचल प्रदेश में भी स्थित है। इसके बाद जो है कुछ भाग असम में भी है, मिजोरम में भी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई और यह जो है यमुना बांध के पास स्थित नहीं है, यह क्या कहते हैं, हीराकुंड बांध के पास स्थित है। हीराकुंड बांध के पास स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है ए और बी दोनों सही है, यानी डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो इसका निर्माण जो है कृष्णा नदी पर हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, तो तेलंगाना में हुआ है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले पेटस या धब्बा क्या है। तो यह है लेटेराइट निक्षेप है। लेटेराइट निक्षेप या बॉक्साइट निक्षेप इसी को कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, पूछा है। तो गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में जो है इनमें से कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राजस्थान में जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, यानी इसे मध्य प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है, सतपुरा है और संजय राष्ट्रीय उद्यान है। यह सब कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद आपको मिलान करना है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है यह कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। गिर नेशनल पार्क जो है यह गुजरात में पड़ता है। और मानस विहार कहाँ पड़ता है, मानस असम में पड़ता है। और रोहिल्ला नेशनल पार्क जो है, रोहिल्ला नेशनल पार्क यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार आप मिलान कर लीजिएगा कौन किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी जब ये सीमांत लागत बराबर होगा, सीमांत राजस्व जब बराबर होगा सीमांत लागत का, तब इस स्थिति में संतुलन अवस्था निर्धारित होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य अवस्था है जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे प्रत्यवस्फीति कहा जाता है, प्रत्यवस्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के केनन सिद्धांत में नहीं आता है। तो इसका सिद्धांत जो है निश्चितता का सिद्धांत है। सुविधा का केनन जो है ये भी सिद्धांत है। इसके बाद एक और सिद्धांत है कि निश्चितता का, सुविधा का है। और इसके बाद इक्विटी का केनन है, ये भी है। लेकिन ये जो है साधारणता का केनन, ये इसका सिद्धांत नहीं है और यही नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री देता है, उसे डैश कहा जाता है। शेयरों की बिक्री कर देता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे मंदरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करने वाला है कि सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन नहीं है, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी जो है यह कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। और पेलियोबायोलॉजी जो होता है जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन है। तो इसमें से सभी सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, तो यह किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। नहीं किया गया है तो इन सबों का तो किया गया है, और किसका नहीं किया गया है, धर्मनिरपेक्ष का भी किया गया है, लेकिन इनमें से किसी का जो है सबका किया गया है नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। गणतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है यह जनता के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय साम्यवादी के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदारवाद प्रतीक है। उदारवाद किसका प्रतीक होता है, तो राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक जो थे यह मुरली मोहन प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में जो है कुल 12 अनुसूची वर्तमान में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों इसके बाद है और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है, तो यह किया गया है 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक साधारणतः सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी होता है, आवर्धित होता है तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है और ध्वनि का ऐसा मात्रक डेसिबल होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है, तो इसे अभिवहन या एडवेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैलिसाइक्लिक अम्ल का। और एस्पिरिन जो होता है यह ज्वर या बुखार उतारने में काम आती है, और एस्पिरिन का उपयोग जो होता है दर्दनाशक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कि हेमेटाइट अयस्क है। हेमेटाइट जो अयस्क होता है यह लोहे का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है, तो यह गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गुलमोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो आंतरिक आयु ज्ञात करने के लिए मानव कंकाल परीक्षण किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 206 अस्थि होती है, और बच्चे में कितना होती है, तो लगभग 300 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है, तो यह टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था यह 1916 ईस्वी में हुआ था। द्वैध शासन का प्रवर्तन जो हुआ था यह 1919 में हुआ। और रौलट अधिनियम जो आया था, रौलट एक्ट या रौलट अधिनियम जो आया था यह 8 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। और बंगभंग आंदोलन जो हुआ था यह बंगाल विभाजन के दौरान 1905 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये द्वैध शासन का प्रवर्तन जो हुआ था यह कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था और रौलट अधिनियम भी 1919 ईस्वी में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि द अर्नानिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? बोलचाल में कहा जाता है तो इसे रौलट एक्ट ही कहा जाता है। रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, यह रौलट एक्ट को ही कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो यह चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था, बिहार में हुआ था। किसने किया था? तो गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्हीं के जांच के लिए किया गया था हंटर आयोग की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था इन्हीं में स्वदेशी को अपनाया गया और बहिष्कार, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ था, यानी विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया था, स्वदेशी को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो यह पूर्वी बंगाल में था। पूर्वी बंगाल को वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका था, यहीं पे हुआ था बर्रा डकैती का ये स्थान था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यह साबरमती से डांडी तक प्रारंभ किया था। और शुरू कहाँ से किया था? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था, खत्म हुआ था डांडी नामक स्थान पर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं को लंदन में बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई सही नहीं है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह 1930 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विभाजन की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय जो है उष्णकटिबंधीय यह कहाँ पे पड़ता है? तो केरल के साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष वन जो है यह कहाँ पड़ता है? यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है शंकु वृक्ष वन। और कच्छ जो है यह मैंग्रोव वनस्पति यह कहाँ पे पड़ता है? सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहीं पे पड़ता है। और पतझड़ वन जो है, पतझड़ वन यह राजस्थान में पड़ता है। पतझड़ वन कहाँ पे है? राजस्थान में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आप मिला लीजिएगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन जो है यह किसके लिए हुआ था? तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन राजस्थान के खेजरली में हुआ था यह कब कितना ईस्वी में हुआ था ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि करेरा अभयारण्य है। करेरा अभयारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है करेरा अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में
आपलावी वन, भारत में आपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह सुंदरवन में पाए जाते हैं। और सुंदरवन कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। नोकरेक आरक्षण या नोकरेक जयमंडल कहाँ पड़ता है? मेघालय में। अगस्तमलाई कहाँ पड़ता है? केरल में। तो इसका राइट आंसर सभी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता के लिए एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? एक संवेदनशील स्थान माना जाता है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, क्योंकि जैव विविधता का संवेदनशील स्थान जो माना जाता है वह पश्चिमी घाट को माना जाता है, पश्चिमी घाट को माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा की जाती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ जो होता है मीथेन गैस भी होता है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के यह बीजापुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2002 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है कि सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो यह पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल के बारे में पूछा गया है। तो भारत में जैव विविधता के 4 ताप स्थल है, जिसमें से कौन कौन है? तो पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, इसके बाद सुंदरवन है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिमालय भी है, पश्चिमी घाट भी है, इसके बाद सुंदरवन भी है और उसके बाद क्या है? इंडो बर्मा क्षेत्र भी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। बुक्सा बाग परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, नहीं दिया गया था। तो कहाँ पे स्थित है? वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि अभयारण्य सेंचुरी एक सींग वाले राइनो के लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। एक सींग वाले राइनो या गेंडा एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो यह असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? तो चिल्का जो है, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान, यह आर्द्रभूमि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दुधवा जो है, चिल्का उड़ीसा में पड़ता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, और कान्हा जो पड़ता है दुधवा जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये दोनों जो है ये बाघ के लिए है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जीके का लास्ट में भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे डिस्कैलकुलिया से। इस प्रकार का जो प्रश्न है यह वर्तमान में नहीं पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। कब किया था? तो 1931 ईस्वी में किया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उन पे आप कमेंट करके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।